जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और इस छोटे से सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं जिसकी अवधि तो कम है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनडीए जीएटी लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। जी हाँ, अब आखिरी 30 दिन बचे हुए हैं तो आखिरी 30 दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, इसके बारे में मैं कुछ सजेशंस दूंगा। वैसे तो आपकी अपनी रणनीति होगी, आपने सोच रखा होगा, लेकिन लेट मी सजेस्ट यू समथिंग। और मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखूंगा क्योंकि आखिरी 30 दिन बचे हुए, तो मैं नहीं चाहता कि आधे घंटे तक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता रहूं। सो लेट्स मूव फटाफट टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर जीएटी इन लास्ट 30 डेज। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर नज़र डालो। आखिरी के 30 दिन में जो रणनीति आप बनाना चाहते हो, इसको बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जीएटी के अंदर कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देना शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित ना हो। तो जैसी भी आपने तैयारी करी है जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, आइए अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का अप्रोक्सीमेटली कितना वेटेज होता है। तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश 200 नंबर का पूछा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि आप इंग्लिश छोड़ ही नहीं सकते। मैथ्स की स्ट्रैटेजी तो अखिल सर आपके साथ शेयर करेंगे, उसको तो आपको दिन भर में एक सिग्निफिकेंट टाइम देना ही है क्योंकि वहाँ तो पेपर 300 नंबर का है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, ये 200 नंबर कैरी करता है। तो दूसरा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम आप इंग्लिश को दें। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इंग्लिश एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट एवरेज भी होता है इंग्लिश में, वो भी लगभग 80 से 100 नंबर ला सकता है या ला सकती है। तो अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो इंग्लिश के अंदर आखिरी के 30 दिनों में, तो यहाँ पे स्कोर अगर आप 150 कर लो तो ओवरऑल स्कोर में बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो एक बात ध्यान रखो, आखिरी के 30 दिन में इसको दुरुस्त करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है फिजिक्स। फिजिक्स लगभग 100 नंबर का पूछा जाता है और इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि 100 नंबर अगर आप छोड़ देते हो या उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो आखिरी के 30 दिनों में, तो आप ओवरऑल एग्ज़ाम 800 नंबर में से ही दे रहे होंगे, इसीलिए इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, फिज़िक्स के कुछ पोर्शन आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन YouTube पे लगातार क्लासेस चल रही है, आप उन सेशंस को अटेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि फ़िज़िक्स के अंदर आप कम से कम 50% स्कोर कर पाओ, या कम से कम नहीं तो 30 to 50% आप स्कोर कर पाओ। अगेन आपके ओवरऑल स्कोर को एक बहुत अच्छा सपोर्ट इन दो सब्जेक्ट से मिल जाएगा। तीसरे आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी अगेन एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हालांकि इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, आखिरी के 30 दिन में रिवाइज कर लो मेनली, तो आप अगेन यहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने सारे सब्जेक्ट सुन के वेटेज के हिसाब से लिखे हुए। हिस्ट्री की बात करते हैं, 60 to 70 नंबर्स का पेपर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे मैंने इंग्लिश के बाद जितने भी, इंग्लिश और फिजिक्स के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे वो सब अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जितने नंबर्स में से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, रिलीजियस मूवमेंट्स, या फिर गुप्ता एम्पायर, उस दौर के लिटरेचर्स, या फिर कल्चर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन रेनेसॉ और गांधीयन एरा। रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे ही होंगे, आप उनको देखो और ये देखो कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो मैंने अभी टॉपिक्स बोले वहीं से आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है। तो आखिरी 30 दिन में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ रीड करो, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बोले उनको अच्छे से रिवाइज करो। ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसने के चांसेस रहेंगे। देन वी कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कम नंबर्स का पेपर होता है लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता।
मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और जिनका पीसीएम बैकग्राउंड है वो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी, अगेन बायोलॉजी भी बहुत एडवांस लेवल का नहीं पूछते हैं वो लोग, बायोलॉजी में भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और अगर किसी ने बायोलॉजी 9 से लेके 10th का अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पे स्कोर कर सकता है। देन देयर इज़ करंट अफेयर्स, जो कि आप लंबे समय से प्रिपेयर करते आ ही रहे हो। अब वो जो नोट्स आपने बनाए थे उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है, उसका साइनॉप्सिस बनाने का टाइम आ गया है। तो दिन भर में जो भी टाइम टेबल बनाओगे आपको करंट अफेयर्स को भी देना है, और जो भी हर महीने का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा था जिसमें से आपको लगता है कि लाइकली चांसेस हैं इन टॉपिक से पूछे जाने का, उसको साइनॉप्सिस बना के लिखना शुरू करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें दोनों को मिला के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख लो कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, उनको अच्छे से एक बार देख लो, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो रहे सब्जेक्ट का वेटेज कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। नाउ रिविजन एंड प्रैक्टिस इज द की। अब क्या करना आपको, जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, नया कुछ पढ़ने के लिए शुरू मत करो। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है, जो पढ़ चुके हो उसको और मजबूती से रिवाइज करो, और उससे जुड़े हुए जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हो उसको लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ करो, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। दिस इज़ द की टू सक्सेस इन द लास्ट 30 डेज। नो संडेज ऑफ। अब संडेज को या किसी भी दिन छुट्टी मत लो, कोई सा भी तीज आ जाए, कोई सा भी त्यौहार आ जाए, कोई सा भी उत्सव महोत्सव आ जाए, मत मनाओ। आखिरी के 30 दिन तब 30 दिन माने जाएंगे जब आप 30 दिन काम करोगे, क्योंकि संडे निकाल दोगे तो 26 ही दिन बच जाएंगे फिर। तो इसलिए 30 को 30 दिन बनाना है तो संडे और दूसरे उत्सव महोत्सव हटाने पड़ेंगे, संडेज को भी आपको काम करना पड़ेगा। वेक अप अर्ली एंड फॉलो द टाइम टेबल रिलीजियसली। अब ये सब कुछ करने के प्रोसेस में आपको एक टाइम टेबल बनाना है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सुबह जल्दी उठो, और मैं बार बार ये रिकमेंडेशन इसीलिए देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपकी सुबह होने वाली। आखिरी के 30 दिन रात रात भर पढ़ के गुजारे, पढ़ तो लिया लेकिन अब आदत पड़ गई, बॉडी का क्लॉक ऐसा बन गया कि रात को नींद नहीं आती, दिन भर हम सोते, लेकिन एग्ज़ाम तो सुबह हो रही है। फिर इस बॉडी क्लॉक के साथ में एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तो एक पेपर में नींद आती रहेगी आपको पूरे टाइम, खास तौर पे दूसरे पेपर में तो बहुत ही नींद आएगी आपको, और रात भर जागोगे, तो वो अपने को करना नहीं है। अब अपने आप को ऐसा एक्लेमेटाइज करना है, ऐसा एडाप्टेशन अपने अंदर करना है कि अपना दिन पूरा एनर्जी से भरा रहे, रात को अपन आराम से सोएं। तो अभी से वही टाइम टेबल बना लो, और टाइम टेबल में ये बात ध्यान रखना कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। तो आपके दिन भर के जो स्टडी आवर्स हैं उसमें जैसे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अच्छा कर लिया तो ज़्यादा नंबर कबाड़ लोगे, ज़्यादा नंबर एक्वायर कर लोगे। तो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को समझो कि यार ठीक है मैं किसी सब्जेक्ट में बहुत ही वीक हूँ तो चलो ठीक है उस पर वर्क नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फिर मेरे को ज़्यादा वर्क करना है। और इंग्लिश में आप वीक हो या स्ट्रांग हो, आपको अभी 30 दिन में खूब वर्क करना ही करना है इंग्लिश के अंदर। बाकी सब्जेक्ट में अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से और सब्जेक्ट के वेटेज को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाओ। और ऐसा मत करो, मेरा ये सजेशन है कि ऐसा मत करो कि आज इंग्लिश पढ़ूंगा, कल फिजिक्स पढ़ूंगा, परसों जियोग्राफी पढ़ूंगा, फिर हिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, दिन भर में मान लीजिए 2 घंटे मैथ्स को दिए, 2 घंटे इंग्लिश को दिए, 40 मिनट जियोग्राफी को दिए, 40 मिनट हिस्ट्री को दिए, 40 मिनट केमिस्ट्री को दिए, ऐसे करके टाइम टेबल बनाओ। जितने भी सब्जेक्ट्स, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ो ही पढ़ो, दिन में एक बार, भले ही 40 मिनट के लिए पढ़ो, लेकिन अपने आप को एक टास्क दो कि आज मैं हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर रिवाइज करूंगा और इसके करीब 20 एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो जाएगा 40 मिनट, नहीं तो 1 घंटे पे हो जाएगा, 2 टाइम। आखिरी के 30 दिन है तो उस 30 दिन में आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा आपको। ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल। अब ये भी मत करो कि आखिरी के 30 दिन है तो अपने आप को कोल्हू का बैल बना दो कि सो ही मत और बस निरंतर काम करते रहो। इस तरह तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम के दिन अपने को बहुत फ्रेश रहना है, हेल्दी रहना है। तो इसीलिए आपके पास में 24 घंटे हैं, 8 घंटे नींद के लिए अलग से निकाल लो।
कि भाई मैं जो भी करूँगा 16 घंटे में करूँगा या करूँगी, लेकिन 8 घंटे तो मैं सोऊंगा और रात को ही सोऊंगा या सोऊंगी। बचे हुए 16 घंटे का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आप तय करो। राइट तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो। और आखिरी चीज़ मैं कहूँगा आपको कि देखो 30 दिन है आपके पास, है ना। अभी कलर दूसरा चूज कर लेते हैं यहाँ पे। 30 दिन है आपके पास में, ये कलर चूज कर लेता हूँ। राइट अब आखिरी के 30 दिन में कोई इंडिविजुअल 5 घंटे पढ़ेगा तो 30 इंटू 5 कितना होगा, उसके पास 150 घंटे। अब आप इसको दिन की तरह मत देखो, अब आप आवर्स की तरह देखो कि अगर आपने 30 दिन में 5 घंटे पढ़ा तो 150 घंटे की पढ़ाई होगी, 30 दिन में 6 घंटे पढ़ा तो 180 घंटे की पढ़ाई होगी, 30 दिन में 7 घंटे पढ़ा तो 210 घंटे की पढ़ाई होगी, 30 दिन में 10 घंटे पढ़ा तो 300 घंटे की पढ़ाई होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस ऐसे क्रिएट होगा कि कौन कितने ज़्यादा आवर्स देता है डेली। तो जो जितने 16 घंटे से ज़्यादा मत देना भाई, 8 घंटे सोने के लिए ज़रूर निकालना। और बाकी देखो, अगर आप नाश्ता करोगे, थोड़ी देर रिलैक्स करोगे, रेस्ट करोगे, अपने आप को ब्रेक दोगे, तो ये सब करते करते 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो यूं ही हो जाएंगे। नित्य कर्मों से निवृत्त होना, तो आपके पास ओवरऑल जनरली सबके पास 12 घंटे बचेंगे। अब ये 12 घंटे में से कौन कितनी देर पढ़ता है, जो 30 दिन 10 घंटे पढ़ेगा वो 300 घंटे की पढ़ाई कर पाएगा, जो 30 दिन 5 घंटे ही पढ़ेगा वो 150 घंटे की पढ़ाई कर पाएगा। तो एडवांटेज क्लियर है कि 300 घंटे वाले को ज़्यादा गेन होगा आखिरी के 30 दिनों में 150 घंटे वाले के मुकाबले। तो अब इसके हिसाब से, अपनी कैपेसिटी और बैंडविड्थ के हिसाब से आप 30 दिन को यूटिलाइज करो, और सब्जेक्ट के वेटेज को कभी मत भूलना तैयारी करने से पहले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।